अच्छा, हम अर्थिंग सिस्टम की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा उसको मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा डिटेल्ड है तो उसको देख लेते हैं। ये एक अर्थपेट है। ये एक दूसरे प्रोजेक्ट की है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिटेल ड्राइंग थी तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक अर्थपेट है। ये भी एक अर्थपेट है। ये CEE का मतलब है केमिकल इनहेंस्ड अर्थ। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान आपको एक मैश नजर आ रही है। बेसिकली ये एक कॉपर मैश है या कॉपर प्लेट है, जो ऐसी जगहों पे यूज की जाती है कि जहाँ पे कंडक्टिविटी आपकी इतनी अच्छी नहीं होती और रिजल्ट आने के चांसेस कम होते हैं। तो फिर हम वहाँ पे एक कॉपर प्लेट या कॉपर मैश को भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम केमिकल एनहांस, ये इनको आपस में लूप किया गया है बेयर कॉपर कंडक्टर से। यहाँ से बेयर कॉपर कनेक्ट किया गया है ये इसके साथ, और यहाँ से बेयर कॉपर कनेक्ट किया गया है इसके साथ। और इस तरीके से यहाँ पे ये केबल कनेक्ट फर्स्ट पिट से कनेक्ट होने के बाद ईसीपी बॉक्स पे आ रहा है, और इसी तरीके से ये सेकंड से भी कनेक्ट होने के बाद ईसीपी बॉक्स पे आ रहा है। इसमें ये दोनों तरफ से कनेक्टिविटी मौजूद है, तो ये रिडंडेंसी है, यानी मोर रिलायबल सिस्टम है कि अगर किसी भी वजह से कहीं एक केबल आपकी डैमेज भी हो जाती है तो आपका जो अर्थ सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा, और उसकी वजह से कोई भी एक हैजर्ड क्रिएट नहीं हो सकता। फिर ECP2 है। ECP2 के अंदर ये 3 और 4 से जो अर्थ पिट कनेक्ट हो रही है, ये ECP2 पे आ रही है, जो जनरेटर के न्यूट्रल के लिए। ये जनरेटर की बॉडी के लिए थी, ये जनरेटर के न्यूट्रल के लिए है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे LV बॉडी और LV न्यूट्रल उसके लिए आया है, और यहाँ पे एक ELV सिस्टम्स के लिए यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आपको ये एक सेक्शन डिटेल नजर आ रही होगी, C डिटेल A, यानी ये बता रहा है कि आपको कहीं डिटेल नजर आएगी। अगर आप इसकी अर्थपिट की डिटेल देखना चाहते हैं तो डिटेल A यहाँ कहीं ड्राइंग में मौजूद होगी, आपने उसको देखना है। तो अब हम देखते हैं कि डिटेल A क्या है। ये डिटेल A है केमिकल इनहेंस्ड अर्थ। ठीक है, ये एक बोर किया गया है, और इसमें जो है एक रॉड लगाया गया है। यहाँ पे कॉपर पाइप यूज किया गया है, और उसको कनेक्ट किया गया है इसके साथ एक बेयर कॉपर कंडक्टर के साथ। आप यहाँ पे देख रहे हैं बेयर कॉपर कंडक्टर के साथ, और यहाँ पे ये एक ऊपर ये एक चैम्बर बॉक्स है, जो नॉर्मली इसलिए यूज किया जाता है कि दोबारा इसके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है। अगर दोबारा कभी ये ड्राई हो जाती है तो इसको आप पानी वगैरह इसमें ऐड ऑन करते हैं, तो दोबारा जो है वो आप ये वर्किंग कंडीशन में आ जाती है, और रिजल्ट इसका इम्प्रूव हो जाता है। तो यहाँ से ये केबल निकलने के बाद वो ECP के साथ कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये ECP बॉक्स की डिटेल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ECP1, इसकी C डिटेल B है। तो डिटेल B के अंदर अर्थ कनेक्टिंग पॉइंट की डिटेल है, और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक बॉक्स है, डब्बा है, और इसके अंदर ये एक आपको बस बार नजर आ रही है। इस बस बार के साथ ये इनकमिंग केबल आके कनेक्ट हो रही है, और फिर ये मल्टीपल आउटगोइंग केबल यहाँ से जा रही है। बल्कि यहाँ ये अर्थ पिट से 2 केबल्स आके कनेक्ट हो रही हैं, और आउटगोइंग एक केबल यहाँ से LV सिस्टम या जनरेटर है या जो भी है वो वहां पे जा रही है। ये एक मैश की डिटेल है कि ये उसकी विड्थ है, ये उसकी 600 बाय 600 mm की एक कॉपर मैश है,
और इसके साथ ये इस तरीके से बेयर कॉपर कनेक्ट किया गया है नट बोल्ट के साथ। तो इस तरीके से आप ये डिटेल सी है जो मेश की डिटेल है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, और अगर पूरे सेशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बताएं, फिर हम आज के सेशंस को फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। एसएलडी और एक पावर राइजर, हम पावर राइजर थोड़ा सा मैं इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स का दिखा दूंगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और ईएलवी सिस्टम्स को। अभी अगर यहाँ तक आपके कोई सवालात हैं तो मुझे बताएं। सर वैसे एक जनरल क्वेश्चन है डिजाइन के जी जी। रिलेटेड। जी बोले। सर रेविट जो सॉफ्टवेयर है वो मतलब ऑटोकैड को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वो 3D में भी दिखा देता है, तो इस तरह हो सकता जी है कि बिल्कुल। बस दोनों पेज। जी बिल्कुल रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अभी पाकिस्तान में ऑटो कैड अगले 10 साल तो चलेगा, उसके बाद फिर लेकिन नो डाउट रिविट एक अच्छी स्किल है, अगर किसी को आती है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप अगर मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हैं अगर, तो या आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाना चाहते हैं तो वहाँ डेफिनेटली आजकल रिविट की डिमांड अच्छी खासी है। और इवन के हर तकरीबन जॉब के अंदर, खास तौर पे जो डिज़ाइन से रिलेटेड जॉब्स हैं तो उसमें रिविट लाजमी जो है वो उसको उसकी प्रोफिशंसी मांगी जाती है। पाकिस्तान में अभी सही हो रिविट के गया सर। एक्सपर्ट जो लोग हैं वो बहुत कम है, इवन के ड्राफ्टिंग टीम में भी कम है। और जो कंसल्टेंट्स हैं तो उनके पास भी रिविट के लोग इक्का दुक्का लोग होते हैं पूरी टीम के अंदर, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो ड्राइंग्स के ऊपर ऑटोकैड के ऊपर ही काम कर रहे हैं। और आर्किटेक्ट्स भी चूंकि ऑटोकैड के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो फिर डेफिनेटली बाकी कंसल्टेंट्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनिशियल ड्राइंग्स अगर ऑटोकैड पे बनती हैं तो वो बाकी लोगों ने तो उनको फॉलो करना है, कंसल्टेंट्स ने। तो जब आर्किटेक्ट्स डेफिनेटली रिविट पे जाएंगे तो फिर बाकी लोग भी एमईपी कंसल्टेंट्स को भी डेफिनेटली उस पर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जाहिर है उसके लिए ये स्किल आम होनी ज़रूरी है। जब तक आम होगी तो अगले 10 साल लग ही जाएंगे। सही हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? भाई पूछ लो यार, कोई कुछ नहीं कहूँगा। कोई भी सवाल है, जनरल जनरल अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लो, अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। असल आपका इम्तिहान अब ये आने वाला ये वीक है, इस वीक के अंदर पता चल जाएगा कि किसने कितना पढ़ा है, और ड्राइंग्स को वो आपके क्वेश्चन से पता चलेगा कि जाहिर है डेफिनेटली क्वेश्चंस वही कर रहा होगा कि जिसने स्टडी की होंगी ड्राइंग्स, और ऐसा हो नहीं सकता कि स्टडी की हो और उसके जहन में सवाल ना पैदा हो। तो आपके सवालात से पता चलेगा कि किसने जो है वो ड्राइंग्स को स्टडी किया है। और देखो यार, ये कोर्स करवाने का मकसद ही यही है कि ख़ास तौर पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स के लिए। तो हमारा मकसद ये है कि आप इस हम कम से कम लोगों को ऐसी कुछ ना कुछ स्किल्स प्रोवाइड कर दें, ताकि कहीं पे भी वो इंटरव्यू में बैठते हैं या उनको एक डायरेक्शन मिल जाए। अमूमन ये होता है कि हम भी अपनी भी मिसाल भी दूं तो हम भी जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे तो हम भी डायरेक्शन लेस थे, हमें भी नहीं समझ आती थी कि हम यार किस तरफ जाएं। तो ये आपके पास स्किल आ जाएगी तो, चूंकि इस मार्केट के अंदर जॉब्स भी हैं अच्छी खासी। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए तो हम किसी भी बड़े शहर में चले जाते हैं यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद हम अपने घर जाके बैठ जाते हैं, चाहे वो जो भी रिमोट एरिया में हमारा घर होता है, तो हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो भाई वहाँ से अप्लाई करने से आपको कॉल नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यार 99% चांसेस यही होते हैं कि अगर आप मर्दान से बैठे हैं, आप जो है वो सवाबी से बैठे हैं, अगर आप जो है वो गुजरांवाला से बैठे हैं, या बिहाड़ी से बैठे हैं, या किसी भी और छोटे शहर से बैठे हैं,
और वहां से आप अप्लाई कर रहे हैं लाहौर के लिए, पिशावर के लिए, कोयटा के लिए या कराची के लिए या इस्लामाबाद के लिए, तो आपको कॉल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो भी रिक्रूटर है वो उसकी प्रेफरेंस ये होती है कि उसको विद इन द सिटी लोग अवेलेबल हों और वो उन्हीं को कॉल करे। वो इतनी दूर से लोगों को नहीं बुलाना चाहता कि वो आए, पता नहीं वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो उसको भी एक अच्छा नहीं लगता है ये बात। तो इसलिए सबसे पहले तो अगर आपने बेशक रिमोट एरिया में रहते भी हैं तो अपना किसी शहर का एड्रेस लिखें, ताकि सीवी के अंदर आपके रिमोट एरिया का एड्रेस नहीं होना चाहिए। अगर वो एड्रेस होगा तो वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डिस्कार्ड हो जाएंगे शुरू में ही। तो आप अपना एड्रेस किसी बड़े शहर के, जिस शहर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखें। बेशक आपको कॉल आ जाए और आप अपने गांव में हो तो कोई बात नहीं, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी मैं 1-2 दिनों के लिए या चंद दिन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं आप मुझे बताएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, तो वो आपको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एड्रेस लिखा हुआ होगा तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाए। तो इसलिए अपनी सीवीज को भी बेहतर बनाएं और सीवीज के अंदर ये इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो ना करें। और अपनी सीवीज के अंदर ये सारी चीजें जो आप जो सीख रहे हैं, और ये सीवीज भी अपनी किसी भी इंटर्नशिप, किसी भी इदारे या किसी भी कंपनी की आप इंटर्नशिप करके उसमें ये सारी चीजें डाल देंगे और ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो ये एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस कंसिडर होगा। तो लेकिन जो चीज आप उसमें सीवी में लिख रहे हैं उसको आप डिफेंड कर सकें, आपने वही कुछ लिखना है कि जिस चीज को आप डिफेंड कर सकें। अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई ऐसी चीज लिखने की जरूरत नहीं है जिसको आप डिफेंड ना कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है वो आपको एक ड्राइंग, सुबह तक मैं आपको ड्राइंग्स का एक सबमिटल दे दूंगा। तो आप जो है उसको पूरा वीक आप उसको स्टडी करें। आप के उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप उसी वक्त व्हाट्सएप करते रहें, चाहे वो ग्रुप में करें तो ज्यादा बेहतर है, चाहे ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो जाएगा। जब उनको हम रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे तो बाकी लोगों के भी अगर जेहन में सवालात वैसे पैदा होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, उनको भी फायदा हो जाएगा। तो अगर और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको खत्म करते हैं। थैंक यू आप सबका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो इसी तरीके से जो है वो इसमें जो खास तौर पे जो ड्राइंग्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ सर।